Sorry for the interruption, dear students. Unfortunately, we lost our data connection. तो मोबाइल जो भी हमारा जो डेटा चल रहा था अचानक से नेट बैठ गया, तो डिस्ट्रप्शन इंटरप्शन हो गई लेक्चर में. वी आर वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. तो अब वापस यही पर अब वापस आएंगे बेटा कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड के बाहर से कैलोस वॉल होता है, उस कैलोस वॉल को डिसॉल्व करने वाला कैलेस एंजाइम होता है. और कैलेस एंजाइम कहां से आता है बेटा जी? कैलेस एंजाइम आता है कहां से? टैपेटम से. तो कैलेस एंजाइम जो है ये भी टैपेटम से आता है. चलिए बेटा जी, कैलेस एंजाइम भी टैपेटम से ही आता है. अब दो फंक्शंस तो क्लियर हो गए. एक शाबाश न्यूट्रिटिव लेयर, दूसरा एंजाइम भी सिक्रीट करता है. कौन सा एंजाइम बेटा? कैलेस एंजाइम. इवन कि आगे जो अब पढ़ेंगे बेटा, ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है बेटा, और ये बाकी प्रोटीन्स भी सिक्रीट करती है. तो आइए बेटा अब हम देख लेते हैं. अब माइक्रोस्पोर अलग हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहा मेरे बच्चों को कि अब टेट्राइड जो है, टेट्राइड जो था माइक्रोस्पोर का टेट्राइड, वो टेट्राइड में जो माइक्रोस्पोर्स थे वो डिसोसिएट हो गए. अब एक माइक्रोस्पोर हमारे पास ये आ गया बेटा जी. देखो कैसा माइक्रोस्पोर है. अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं माइक्रोस्पोर है क्या बेटा, जरा मुझे जवाब दे दो प्लीज. व्हाट इज माइक्रोस्पोर? अरे बोलो तो कुछ सही बेटा. माइक्रोस्पोर यार एक प्लांट सेल है. अरे क्या बोल रहे बेटा, ये एक प्लांट सेल है. इसको भी आपको टाइम लगा बोलने में, गलत बात है बेटा. मगर मुझे बताओ, क्या ये प्लांट सेल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? ये बेटा जी हैप्लॉइड है. और आप बनते कहां है बेटा माइक्रोस्पोर? जरा बताइए. ये रहा बेटा, ये रहा. ये ऐसे दोबारा हम आएंगे, एंथर पर वापस आएंगे बेटा. ये वापस आ गए एंथर पर हम. ये एंथरलोब्स थे, और एंथरलोब्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया थे अगर आपको याद होगा. और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर थाउजेंड्स में टेक्स्ट लिख रही है, इनको थाउजेंड्स में ये माइक्रोस्पोर्स अंदर बनते बेटा. ये माइक्रोस्पोर बना. और माइक्रोस्पोर है क्या बेटा? इट्स ए हैप्लॉइड प्लांट सेल. अब इसी हैप्लॉइड प्लांट सेल को डेवलप होना है बेटा. यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि माइक्रोस्पोर तो अलग हो गए, माइक्रोस्पोर तो अलग हो गया, अब पोलन ग्रेन किसको बोलेंगे और माइक्रोस्पोर किसको बोलेंगे, यह भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा बेटा. ये जब माइक्रोस्पोर अलग हुआ, अब इसका एक्साइन वॉल बनेगा. इसकी वॉल, अभी तो ये क्या था बेटा, अभी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, अंदर से न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था, लेकिन अब इसका स्पोर वॉल बनेगा. माइक्रोस्पोर में वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी. इसका टू लेयर्ड वॉल बनता है बेटा. अब जब इसमें बाहर से वॉल्स बनेंगे बेटा, वॉल फॉर्मेशन जब कंप्लीट होगी बेटा, अब ऐसे इसको बाहर से क्या, सॉरी बेटा, यहां से मैं आपको बता दूं, इसको बाहर से, अगर ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म तो है ही बेटा. अब इसको बाहर से क्या होगा, अब बाहर से इसको बेटा वॉल फॉर्मेशन होगी. और जब इसको वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, मैं आगे भी आपको बता दूंगा, इसमें दो वॉल लेयर्स होते हैं. इसमें वॉल फॉर्मेशन होगी, और वॉल फॉर्मेशन के बाद ये कन्वर्ट होगा. फिर हम इसको माइक्रोस्पोर को हम क्या कहते हैं बेटा, फिर हम इसको पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं. तो ये यहां पर आपको, जब ये टेट्राइड के सूरत में था तब माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर टेट्राइड था. अब माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो गए, कैलोस वॉल ब्रेक हो गया कैलेस एंजाइम की वजह से, माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए बेटा. अब माइक्रोस्पोर में वॉल फॉर्मेशन होगी. अगर ये पिंक कलर का है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा बेटा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो आपको व्हाइट से दिखेगा बेटा, ये इंटाइन है. और बाहर से जो ग्रीन से मैंने बोला, ये एक्साइन है. अब जब माइक्रोस्पोर में वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, इसका साइज एक ऑप्टिमम लेवल पर आता है. अब हम इसको माइक्रोस्पोर नहीं बेटा, मैच्योर माइक्रोस्पोर को फिर, या डेवलप्ड माइक्रोस्पोर को हम बेटा पोलन ग्रेन बोलते हैं. वही मैंने बोला था, माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर इनटू पोलन सैक्स, माइक्रोस्पोर्स मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन. यानी कि जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाएगा तो क्या बनेगा? पीजी. पीजी किसको कहते हैं बेटा? पेइंग गेस्ट. अरे बिल्कुल नहीं बेटा, पीजी कहते हैं पोलन ग्रेन को. माइक्रोस्पोर मैच्योर हुआ तो पोलन ग्रेन बना. माइक्रोस्पोरेंजिया अब मैच्योर कहलाएगा, और इसको कहेंगे पोलन सैक. जब पोलन ग्रेन, यहां से हमने माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कहा, और ये पोलन ग्रेन जो है बेटा, ये पोलन ग्रेन जब बन गया माइक्रोस्पोर से, अब माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन सैक्स कह सकते हैं. सो वी कैन यूज दिस टर्म सिनोनिमसली. माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरेंजिया इज इक्वल टू पोलन सैक्स. सिर्फ डेवलपमेंटल फेज का फर्क होता है बेटा. तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गया. यहां से बेटा जी अपने बच्चों को एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो प्लीज वो मुझे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का प्लीज.
यूनुस भाई, रब, ओके थैंक यू। चलिए बेटा, अब आपसे क्वेश्चन, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड सेल है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। ओके बेटा, मुझे बताइए, अगर आपको एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में, अगर आपको एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में बेटा 100 माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं, क्वेश्चन यह है, आपको किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्म में एक्सेप्शंस के बगैर, टिपिकल किसी भी एंजियोस्पर्म में आपको 100 माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं बेटा, बताइए कितने आपको रिक्वायरमेंट है एमएमसीज और कितनी आपको रिक्वायरमेंट है मियोटिक डिविजन्स? आसान सा क्वेश्चन है, इस पे सवाल आ सकता है बेटा, और बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आई होप कि मेरे सब बच्चों को आना चाहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, आपको 100 माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं। एंथर के अंदर कितने बनाने बेटा? 100 माइक्रोस्पोर बनाने हैं। बताइए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितनी चाहिए? अरे यार, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल तो से कितनी बनते हैं? 4 तो बनते हैं बेटा। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। आपने बनाने 100 को डिवाइड करो 4 से, तो वो हो गया 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड। एंड मियोटिक डिवीजन से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी कि मियोटिक डिवीजन्स भी आपको कितने चाहिए? 25। एक सीधा सा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास 100 माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कितने चाहिए? 25। मियोटिक डिवीजन्स भी कितने चाहिए? 25। तो यहां पर मैं इसको सम अप करूंगा, यहां पे ऐसे 1 एमएमसी, तो एमएमसी क्या गोबर? माइक्रोस्पोर मदर सेल। 1 मियोटिक डिवीजन, 1 microspore mother cell, 1 meiotic division is equivalent to 4 microspores, 4 haploid microspores। तो 4 haploid microspores बेटा, ये लाइन याद रख लीजिए, ये लिख के रख लीजिए। 1 microspore mother cell, 1 meiotic division gives rise to 4 haploid microspores। तो ये अच्छे से बेटा नोट कर लो। हां, अब इसकी एक एक्सेप्शन भी आप सब लोग जानते ही होंगे, साइप्रेसी प्लांट फैमिली। साइप्रेसी, लेकिन टेक्स्ट में है नहीं बेटा, लेकिन एक प्लांट फैमिली है, उसको साइप्रेसी प्लांट फैमिली के नाम से जानते हैं। वहां पर क्या होता है, जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते बेटा, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही बचता है। वहां 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 मियोटिक डिवीजन फॉर्म्स 1 माइक्रोस्पोर। साइप्रेसी प्लांट फैमिली, एंजियोस्पर्म्स की एक फैमिली है साइप्रेसी। साइप्रेसी फैमिली के अंदर क्या होता बेटा? साइप्रेसी फैमिली के अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 में से 3 डिजेनरेट होते हैं, एक ही सर्वाइव करता है। ये ध्यान में याद रख के रखो बेटा। तो यहां पर बेटा क्या आगे हम माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे कंप्लीट होगी, ये तो हमने कर लिया बेटा। अब हम डिस्कस करने जाएंगे यहां से पहले स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में मैंने भी फर्क समझाया बेटा। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करने से पहले मेरे बच्चों मुझे बताओ, अगर आपको कोई बोलेगा माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन कहां बना, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर या पोलन सैक के अंदर? पोलन सैक्स कहां होते हैं? एंथर के अंदर। एंथर कहां होता है बेटा? शाबाश। एंथर किसका पार्ट है? स्टैमिन। स्टैमिन किसका पार्ट है? फ्लावर। फ्लावर किसका पार्ट है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसका पार्ट है? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बॉटनी का एक हिस्सा है बेटा। चलिए यहां तक क्लियर है। ओके, अब हम बेटा माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे बेटा। तो यहां पर अगर हम पोलन ग्रेन की बात करेंगे, अरे बेटा आप समझ आया पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में फर्क क्या है, और इनको सिनोनिमसली भी यूज किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ा फर्क है नहीं। यानी कि पोलन ग्रेन के बजाय आप कभी माइक्रोस्पोर भी कहो तो कोई गलत नहीं होगा। अब पोलन ग्रेन बताओ, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? जरा यूनुस भाई देखो, ये हैप्लॉइड कह रहे हैं कि डिप्लॉइड। पोलन ग्रेन क्या होगा? पोलन ग्रेन, हां अभी हमारे यूनुस सर इधर बैठे हैं, ये आपका रेस्पॉन्स देख रहे हैं। हाँ, क्या होगा बेटा? पोलन ग्रेन होगा। शाबाश। ओके, पोलन ग्रेन होगा हैप्लॉइड। अब पोलन ग्रेन जो ही हैप्लॉइड होगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? अभी यही मैं तो बात कर रहा था बेटा। अंदर से इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, ये रहा बेटा हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हाँ, और बाहर से इसके 2 लेयर्ड वॉल होगा। बाहर से इसको एक 2 लेयर्ड वॉल होगा। ऐसे मैं आपको बता दूं बेटा, ये एक इसका बाहर से वॉल होगा। शाबाश बेटा। और ये मैं एक और ऐसे बनाता हूं, इसे
वेरी गुड बेटा। यून सर कह रहे कि आपका रेस्पॉन्स हैप्लॉइड है। मैं कुछ मिठाई माजमा आसन सुई छा को मिशन गुब्रा इवान मतलब पसी कि तो ऑनलाइन की तरह फिक्र कि हैप्लॉइड गछ आसन माइक्रोस्पोर। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये बेटा जी इसका साइटोप्लाज्म, शाबाश, ये इसका साइटोप्लाज्म, वेरी गुड। डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी होता है। ये बेटा इसका व्हाइट से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसका टू लेयर्ड वॉल होता है, यानी कि पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का जो टू लेयर्ड वॉल होता है उसको हम कहते हैं बेटा स्पोरोडर्म। पोलन ग्रेन तो एक स्पोर ही है, एक माइन्यूट सेल है। पोलन ग्रेन एक माइन्यूट सेल होती है बेटा। तो यानी कि पोलन ग्रेन जो है या माइक्रोस्पोर जो है, ये जो माइक्रोस्पोर है या ये जो पोलन ग्रेन है, इसका टू लेयर्ड वॉल होता है, बाहर से इसका टू लेयर्ड वॉल होता है। तो ये इसका जो टू लेयर्ड वॉल होता है इसको स्पोरोडर्म, याद है जो गोरा वार थे जो जान। जो पोलन ग्रेन में बाहर से ये टू लेयर्ड वॉल होता है, इस टू लेयर्ड वॉल को कलेक्टिवली नाम जाता है स्पोरोडर्म। सुपरमोडर्म नहीं बेटा, सुपरमोडर्म नहीं, सुपोरोडर्म। सुपोर क्योंकि पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर एक स्पोर ही तो होता है, एक माइन्यूट सेल होती है। डर्म का मतलब होता है सिकिन। तो मैंने क्या कहा, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ टू लेयर्ड वॉल विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। अब जो स्पोरोडर्म में दो चीजें होती है, जो वॉल होता है बेटा वो एक्जीन कहलाता है, ये एक्साइन कहलाता है। जो इनर वॉल होता है बेटा वो इंटाइन कहलाता है। अच्छा बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, तो एक्साइन तो बाहर सबसे बाहर वाला लेयर वॉल लेयर है एक्साइन, उसके बाद है इंटाइन जो मैंने यहां पिंक से चूज किया है। इंटाइन के अंदर क्या होगा, इंटाइन के अंदर क्या होगा बेटा जी, अरे कुछ तो बताइए। इंटाइन के अंदर होगा, शाबाश, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैं व्हाइट से दिखा रहा हूं बेटा, ये होगी पीएम, प्लाज्मा, प्रधानमंत्री नहीं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका, पोलन ग्रेन का, क्योंकि सेल है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना लाजमी है। ये साइटोप्लाज्म है और बीच में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। और इन दो वॉल्स को, एक्साइन और इंटाइन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है बेटा, कलेक्टिवली इनको कहा जाता है स्पोरोडर्म। अब हम थोड़ी सी एक्साइन की बातें करेंगे बेटा। एक्साइन में क्वेश्चन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है। अब ये एक्साइन जो है, पहले हम यहां पर एक्साइन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्साइन, पहला पॉइंट लिख लीजिए आप बेटा खुद ही, आउटर वॉल लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, आउटर वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोर। अब टेक्स्ट में जब आप देखेंगे जो एक्साइन है, एक्साइन के बारे में एक चीज लिखा हुआ है, एक्साइन एग्जिबिट्स a fascinating array of patterns and designs। अरे देख लेना, जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे वहां दिखेगा बेटा आपको, एक्साइन एग्जिबिट्स, एक्जिबिट्स क्या होता है, पोजेसेस। एक्साइन एग्जिबिट्स ए फैसिनेटिंग, फैसिनेट करने वाला, अमेजिंग, फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। सर वो व्हाट डज दैट मीन, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ये हाईली डिजाइनड लेयर होता है, ये हाईली डिजाइनड लेयर होता है बेटा, हाईली ऑर्नामेंटेड लेयर होता है, हाईली डिजाइनड या हाईली ऑर्नामेंटेड लेयर होता है। यानी कि ये जो एक्साइन वॉल होता है बेटा, ये अलग अलग पोलन ग्रेन्स में अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग डिजाइन का होता है, अलग अलग सिक्लप्चर का होता है बेटा। तब इस टेक्स्ट बुक यूज करा एक्साइन एग्जिबिट्स ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न। एरे होता है रेंज, रेंज ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन इसमें होते हैं, और टेक्स्ट ने उसको एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये पहला पॉइंट लिख लेना आपकी, एक्साइन एग्जिबिट्स ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। और ये जो एक्साइन है, एक्साइन इज ऑफ टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस, एक्साइन इज ऑफ टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस। सर वो कैसे, क्योंकि अलग अलग प्लांट फैमिलीज के अंदर, अलग अलग प्लांट फैमिलीज के अंदर बेटा एक्साइन का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है बेटा, और इसको टैक्सोनॉमिस्ट्स यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फॉर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज प्लांट्स। इसको याद रखना है। एक्साइन इज, एक्साइन पहला पॉइंट क्या लिखा है, एक्साइन एग्जिबिट्स फैसिनेटिंग पैटर्न एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। तो इसके डिजाइन को लेकर टैक्सोनॉमिस्ट्स यूज करते हैं, इसके डिजाइन को फॉर टैक्सोनॉमी में यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पर्पसेस। तो एक्साइन इज ऑफ टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये भी याद रख लेना, एक्साइन इज ऑफ टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब मैं यहां पर इसके डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, एक सिस्टम है उसको कहते हैं एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट्स बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन्स, टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस का होता है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाएगा आपको कि एक्साइन बना किस चीज का होता है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ सुपोरोपोलिन।
ये सब लोग नोट करो बेटा, सब लोग इसको नोट करो बेटा। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का बना होता बेटा। सर स्पोरोपोलेनिन खुद किस चीज का बना है? ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ, ये लिपिड नेचर का होता है, ये कैरोटिनॉइड्स का पॉलीमर होता है। जो स्पोरोपोलेनिन होता है बेटा, इट्स ए पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स, इट्स ए पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स। ये कैरोटिनॉइड्स का बना होता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स फैटी नेचर का होता है बेटा, लिपिड नेचर का होता है। फैटी एसिड्स भी इसमें होते हैं, फैटी नेचर या लिपिड नेचर का होता है बेटा। कौन? स्पोरोपोलेनिन। आपको पहला सवाल पूछा जाएगा बेटा, एक्साइन जो है, पोलन ग्रेन का एक्साइन जो है, वो किस चीज का बना होता है? पोलन ग्रेन का जो एक्साइन वॉल है वो बना होता है बेटा स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन खुद क्या है? ये पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स, फैटी लिपिड नेचर का होता है बेटा। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पूछा जाएगा। जो स्पोरोपोलेनिन है, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल नोन। याद रखना बेटा, जो स्पोरोपोलेनिन होता है, कौन होता है बेटा? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल नोन। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है बेटा। अब मैं स्पोरोपोलेनिन की यहां पर टेक्स्ट ने क्या क्या लिखा है वो मैं आप तक बेटा पहुंचाऊंगा। एक्साइन वॉल किसका बना होता है बेटा? ये है एक्साइन वॉल। एक्साइन वॉल किसका बना होता है बेटा? स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन का केमिकल नेचर क्या है बेटा? दैट इज अ पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स, लिपिड नेचर का होता है। तो हिटीरियो एक पॉलीमर होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के बारे में, इट इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल्स। टेक्स्ट लिख रही है, इट इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल नोन। इट इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल नोन। ये एक रेजिस्टेंट, यानी कि ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल है। इट इज, टेक्स्ट लिख रही है, इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। इसको कितना भी टेम्परेचर दे दो बेटा, ये डिग्रेड नहीं होगा। इट इज रेजिस्टेंट टेम्परेचर। टेक्स्ट क्या रही है? इट इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कौन? स्पोरोपोलेनिन। इट इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आप H2SO4 इस पर डालो बेटा, कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्रेड नहीं होगा बेटा। इट इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। एल्कलीज आप इस पर डालो, ये भी टेक्स्ट लिख रहा है, इट इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। KOH डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, पोटेशियम जो भी आप डालेंगे, अल्कली से भी ये डिग्रेड नहीं होता है। यानी कि स्पोरोपोलेनिन इतना ज्यादा रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल है, इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से डिग्रेड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से डिग्रेड नहीं होगा, अल्कली से डिग्रेड नहीं होगा। यूवी रेज के भी इट इज रेजिस्टेंट टू यूवी रेज। It is resistant to high pressure. It is literally non-biodegradable. There is no enzyme known. ये बात याद रखो बेटा। जैसे मैंने आपको अभी बोला, क्या कैलोसफॉल को डिसॉल्व किया गया था ना बेटा? अरे बिल्कुल किया गया था कैलिस एंजाइम की वजह से, लेकिन there is no enzyme known which can degrade this स्पोरोपोलेनिन। ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं बेटा। It is what he called as no enzyme can degrade स्पोरोपोलेनिन। इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। माइक्रोब का तो बिल्कुल, माइक्रोब भी कोई इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है, इतना दासू मटेरियल है बेटा, इतना रेजिस्टेंट मटेरियल है। क्या बोला मैंने? इट इज रेजिस्टेंट टू स्पोर। एक्साइन इज मेड अप ऑफ, पहले बताइए एक्साइन क्या है? एक्साइन इज द आउटर वॉल लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, आउटर वॉल लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। एक्साइन किसका बना है? स्पोरोपोलेनिन का। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पोरोपोलेनिन पॉलीमर है कैरोटिनॉइड्स का, रेजिस्टेंट मटेरियल है, सबसे रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल नोन है। इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। Sporopollen is resistant to high temperature, strong acids, strong alkalis, UV rays, जो भी बेटा मटेरियल आप इस पे डालेंगे, UV rays, it is no enzyme is known, no enzyme is known which can resist, sorry, which can digest sporopollen। कोई एंजाइम ऐसा नहीं होता बेटा जो स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक कर सकता है। इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, माइक्रोब भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। अब यहां पर एक जबरदस्त बात टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है कि pollen grains are preserved in the fossils, well preserved in the fossils due to presence of sporopollenin। यार याद रखो बेटा, याद रखो। टेक्स्ट क्या रही है कि pollen grains are well preserved, pollen grains are well preserved in fossils, pollen grains are well preserved in fossils due to presence of, ये क्वेश्चन आएगा, due to presence of sporopollenin। सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए।
आपके पास बेटा, आपको पता है जो हम फॉसिल कलेक्शन करते हैं बेटा, बॉटनी का एक ब्रांच है दैट्स कॉल्ड एज पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी में क्या किया जाता है बेटा, फॉसिल्स को कलेक्ट किया जाता है। आपको मान लो कोई बहुत खुदाई करने के बाद, एक्सक्यूवेशन के बाद आपको एक मिला फॉसिल, जो आपको बेटा जो फॉसिल मिला, आपने कार्बन 14 डेटिंग से उसके क्या कराई, उसकी एज निकाली कि कितना पुराना फॉसिल है, और उस फॉसिल से भी आपको इंटैक्ट पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। अरे यार, मैं लिविंग पोलन ग्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिविंग पोलन ग्रेन, प्लीज 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 नोट इट डाउन। अगर आपने फॉसिल कलेक्शन कर दिया, फॉसिल का एज निकाल दिया बेटा, हजारों साल का फॉसिल है, हजारों साल पहले बना है यह फॉसिल, और फॉसिल में आपको पोलन ग्रेन्स वेल प्रिजर्व्ड मिलेंगे बेटा। वेल प्रिजर्व का मतलब क्या, यानी कि बाहर से वो बिल्कुल इंटैक्ट होंगे। अरे यार, न्यूक्लियस वगैरह, प्रोटोप्लाज्म वो तो खत्म हुआ ही होगा, लेकिन बाहर से जो है बिल्कुल एक इंटैक्ट पोलन ग्रेन होगा, प्रेजेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपोरोपोलेनिन। तो यहां पर टेक्स्ट ने लिखी है कि पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड इन द फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सुपोरोपोलेनिन। सुपोरोपोलेनिन की वजह से ये फॉसिल्स भी प्रिजर्व होते बेटा, हजारों साल पहले फॉसिल्स में भी वेल प्रिजर्व रहते बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपोरोपोलेनिन। और एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, यहां पर जहां पर हमें कोई हम फॉसिल की हम एक्सकवेशन करते हैं, हमें फॉसिल मिला, और फॉसिल में आपको क्या मिला बेटा, पोलन ग्रेन। इसका मतलब जितना नीचे आपको फॉसिल मिल रहा है, या जहां से आपको फॉसिल मिल रहा है, कभी वहां तक वेजिटेशन थी, तभी तो पोलन ग्रेन वहां मिला जब वहां क्या होगी, वेजिटेशन, और वहां से हम माइनिंग करते हैं ताकि हमें कोल और पेट्रोलियम के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इज ए पॉजिटिव इंडिकेशन, जहां से भी आपको फॉसिल से पोलन ग्रेन मिलेगा, वहां से बेटा आपको फॉसिल्स मिलेंगे, पेट्रोलियम, कोल वगैरह जो भी कुछ है मिल सकता है। तो ये हो गया बेटा आज का लेक्चर। हमने बोला बिफोर वी वुड वाइंड इट ऑफ, बेटा जी मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं कहूंगा बेटा, आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक फर्टाइल टिश्यू होता है, उस फर्टाइल टिश्यू को हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं बेटा। स्पोरोजिनस फर्टाइल टिश्यू होता है। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल जो होती है बेटा, पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, पोटेंशियल पोलन मदर सेल होती है। क्या, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल से बेटा पोलन ग्रेन बनने ही बनने हैं बेटा। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है डिप्लॉयड होती है बेटा, उसको मियोसिस होती है, मियोसिस होने की वजह से बेटा वहां माइक्रोस्पोर बनते बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दैट्स कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आपको मिलेंगे। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को एक साथ हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। बाहर से इनको एक वॉल लेयर होता है, कैलोस, कैलोस को ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है कैलेस। कैलेस कहां से आता है बेटा, टैपेटम से, टैपेटम सीक्रेट्स एंजाइम कैलेस। और बेटा यहां पर चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके जाओ बेटा, जो स्पोरोपोलिनिन है दैट्स आल्सो सीक्रेटेड बाय द टैपेटल सेल्स, दैट इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द टैपेटम की 3 फंक्शंस आ गई बेटा। न्यूट्रिटिव लेयर है, कैलेस एंजाइम बनाता है, इवन स्पोरोपोलिनिन इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द टैपेटम। तो टैपेटम की ये आज बातें हो गई एक्साइन की बेटा। नेक्स्ट क्लास का टाइम होता है बेटा। टिल देन गुड बाय। प्लीज हमें अपनी दुआओं में याद रखें बेटा। गुड बाय, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।